हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड के सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन द्वारा जारी किया गया 2022 का मॉडल सेट को। ये मॉडल सेट वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें कुल 138 प्रश्न जारी किए गए हैं, जिसमें 100 MCQ है, 30 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 8 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। कुल 138 प्रश्न हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें से आपको सेक्शन ए के 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। सेक्शन बी में कुल 30 प्रश्न हैं, जिसमें आपको 15 प्रश्न का हल करना है, और सेक्शन सी में कुल 8 प्रश्न है, जिसमें 4 प्रश्न का सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको कुल 100 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और समय 3 घंटा 15 मिनट 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया गया है और 3 घंटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग सेक्शन ए से। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? तो संयुक्त संख्या का मतलब भाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। तो इसमें आपको बताना है सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है, क्योंकि 4 का जो भाजक होगा वो 1 2 और 4 है, 2 से अधिक है। तो कोई भी संख्या का अगर भाजक 2 से ज़्यादा हो तो वो भाज्य संख्या हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पाई है एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो √3/12, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो √3/12 जो है वो एक दूसरे से कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 एक परिमेय संख्या, हमें चुनना है अपरिमेय संख्या। बी ऑप्शन देख लेंगे, 2/10। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√5। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं ये √5 जो है अपरिमेय संख्या है, और एक परिमेय 1 को जब एक अपरिमेय √5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी अपरिमेय आएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। दो संख्याओं के लॉसव तथा मॉसव बराबर हैं तो संख्याएं क्या हैं? किसी भी दो संख्या का लॉस और मॉसव तभी बराबर हो सकता है जब संख्याएं बराबर हो। चलिए एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए दो संख्या जो है वो 10 और दूसरा संख्या भी 10 है। अब इसका जब HCF निकालेंगे तो 10 और 10 का HCF 10 आएगा, और LCM भी यहाँ पे 10 ही आएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया कि दो संख्याएं क्या होंगी कि उसका HCF और LCM बराबर है। तो यहाँ दोनों संख्या बराबर, सिर्फ और सिर्फ जब दोनों संख्या बराबर होता है तभी HCF और LCM बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे, अगला प्रश्न। तो इसमें आपको बताना है 0.29 टू द बार बराबर क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी संख्या दी हुई होती हैं और जिस पर बार लगा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे 29 पर बार है, तो उस संख्या को आप लिखेंगे, यानी कि 29 लिखेंगे, और जितने अंक के ऊपर ये जो लकीर लगा हुआ है उतना 9 आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे 2 अंक के ऊपर लकीर लगा हुआ है, इसीलिए 99 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 29/99, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 का 1 हो जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे। अब 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 1 4 - 3 1/4। तो इस तरह से आंसर हमें मिल गया 1/4। तो जो भी ऑप्शन में 1/4 है उसको क्लिक कर लेंगे हम लोग। 1/4 ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत कब होता है? जब किसी एक संख्या को दूसरे से भाग देते हैं और वो भाग लग जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, उसका एक ट्रिक भी है, उसका भी अप्लाई हम लोग करेंगे कि किसी भी भिन्न के हर को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंडन निकालते हैं और उसका गुणनखंडन सिर्फ 2 और 5 ही आए तो उसको हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7/40, तो यहाँ पे 40 का हम लोग फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 40 का फैक्टराइज जब करेंगे 2 से भाग देंगे तो 20 आएगा, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो 10, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो 5। तो हम देख पा रहे हैं कि 40 जो है वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 आ रहा है, यानी कि 40 बराबर 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 1 आ रहा है। ये देखिए 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में है, और हर जब इस रूप में रहता है तो वो जो आंसर आएगा उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत दशमलव प्रसार को देखना है। तो चलिए यहाँ भी वही चीज़ है कि हम लोग देख लेंगे कि किसका हर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में नहीं है, वही आंसर होगा। तो यहाँ पे 5/8 जो है ये तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, यानी 2 टू दी पावर m के रूप में है। अगला जो है बी ऑप्शन में 6/15, तो 6/15 में हम देख पा रहे हैं ये एक दूसरे से कटेगा, 3 से कट जाएगा तो 2/5 आएगा। ये नीचे जो है इसका हर ये भी 5 टू दी पावर n के रूप का है, तो ये भी शांत दशमलव होगा। अगला डी देख लेते हैं हम लोग, तो 343 ये जो है 3 के पावर में कुछ यहाँ पे आएगा। तो हर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आए तो वो अशांत हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 आ रहा है, जिसके चलते डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 400 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का घातांक क्या है? तो 400 का अभाज्य गुणनखंडन निकालना है। 400 का निकाल लेते हैं, 2 से पहले भाग देंगे 200 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 100 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 50 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 5। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 400 बराबर हमें क्या मिल गया, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2। आपसे क्या पूछा गया? 400 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का घातांक क्या है? तो 5 का घातांक हम देख रहे हैं 2 है, ठीक है। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 में हम लोग ऑप्शन ए में क्लिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे हम लोग। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 है तथा मौसो 130 और 15 का जितना होगा वो मौसो एक्स वाई का भी उतना ही है, ठीक है। तो एक्स वाई का मान क्या है? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लेंगे कि मौसो 130 और 15 का होता कितना है। तो जब 130 और 15 का मौसो निकालेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स वाई 2 संख्या है जिसका भी मौसो भी कितना 5 ही होगा, तो वो दोनों संख्या कितना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको देखना है कि किसका मौसो 5 है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब इसका 15 और 10 का मौसो निकालते 5 ही होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 11 को। √125 का परिमेयीकरण गुणांक कितना है? मतलब ये √105 जो है वो अपरिमेय के रूप में है, ये 125 जो है अपरिमेय है, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5√5 हो जाएगा। ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको परिमेय करने के लिए कितना से गुना करना है ये आपको बताना है। तो √5 से गुना कर देंगे जैसे ही, तो ये रूट इसका हट जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना था कि किससे गुना करेंगे कि ये परिमेयीकरण इसका हो जाए, तो √5 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य का मतलब वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो। तो फर्स्ट ऑप्शन को देख लेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 9 और 16। तो 9 और 16 का जब हम लोग अभाज्य गुणन HCF निकालते हैं तो यहाँ एक ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को। रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो रेखिक बहुपद में घात कितना होता है? नाम से पता चला रेखिक बहुपद में घात 1 होता है, ठीक है। तो घात 1 होगा तो शून्यक भी 1 ही हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। बहुपद x-1 का शून्यक क्या है? शून्यक कैसे निकालते हैं? तो बराबर 0 कर देते हैं। x-1 दिया हुआ है, बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा। इस तरह से x का मान 1 आ गया, यानी कि
ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। तो शून्यक अगर दिया रहे तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, तो ये है फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला को लिखते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इस फॉर्मूला में रख देना है, यही आंसर हो जाएगा आपका। अल्फ़ा बीटा यहाँ पे शून्यक है तो x² माइनस अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 4 है और बीटा का वैल्यू जो है वो 7 है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा यानी कि -4 गुना 7 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x² और माइनस देखिए 4 -4 और 7 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3x और -4 गुना 7 को जब करेंगे तो -28 होगा बराबर 0। तो x² माइनस 3x माइनस 28, x² माइनस 3x माइनस 28, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग दिया हुआ है 5 और गुणनफल दिया हुआ है 6। अभी जो फार्मूला हमने लगाया था वही फार्मूला यहाँ भी लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि योग कितना है 5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल कितना है 6, यही हो जाएगा आंसर। तो x² माइनस 5x प्लस 6 यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जा रहा है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, तो एक फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। यहाँ पे c का वैल्यू कितना है तो 8 है, ठीक है, लिख लेंगे। और a का वैल्यू जो y² का गुणांक है यानी कि 1, तो 8/1 कितना आ गया 8, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 2, तो f ऑफ -1 कितना होगा, यानी कि x के बदले -1 रख देना है आपको। तो 3x² यानी कि -1 का स्क्वायर हो गया माइनस 7x, तो 7 इंटू -1 हो गया। फिर आगे देखेंगे प्लस 2, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 7। फिर आगे इसको बढ़ाएंगे प्लस 2, तो 3 गुना 1 3 प्लस 7 10 और 2 12, तो 12 इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेंगे। y² माइनस 3 के शून्यक हैं, y² माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे, तो शून्यक कैसे निकालते हैं, इक्वल टू 0 करके। तो x² माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। जब 0 करते हैं तो इसको देखिए आगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। x² माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया है, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं हम। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार हो जाएगा x बराबर माइनस √3, एक बार हो जाएगा √3, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 और 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। दोनों को जब जोड़ देंगे हम लोग, जोड़ते कैसे हैं, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जोड़ के हम लोग। 6x माइनस 2y बराबर 0 है, यहाँ पे 10x प्लस 2y बराबर 32 है। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए y ये वाला टर्म कट जाएगा, 10 और 6 16x हो जाएगा, इधर 32 और 0 32 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं x बराबर जो है 32/16 यानी कि 2 आ जा रहा है, ठीक है। x बराबर 2 आ जा रहा है। अब x का मान 2 किसी में भी समीकरण में रख देना है। चलिए इसी में रखते हैं फर्स्ट में, x का मान 2, तो 6 दूना 12 माइनस 2y यानी कि 2y बराबर 12, तो y बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। y बराबर 6 और x बराबर 2, तो x बराबर 2 y बराबर 6, ऑप्शन बी में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 है तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान होगा, p का क्या मान होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर कब होती हैं, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण या कोई भी दो रेखाएं जो समांतर होती हैं, तो समांतर होने का क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2।
यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू को और देख लेंगे p का मान क्या होता है। तो फर्स्ट a1 का वैल्यू है 4 बाई a2 का वैल्यू है यहाँ पे 12 बराबर b1 बाई b2 का वैल्यू 9 है, इज़ नॉट इक्वल टू c1। चलिए यहाँ पे -6 बाई -15, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये फर्स्ट का दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 चौक 36 बराबर 12 p हो जा रहा है। तो p को जब सॉल्व करेंगे 36/12 यानी कि 3 आ जा रहा है। तो p का मान कितना है 3। ऑप्शन जहाँ पे 3 है यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस के वाई इक्वल टू 15 के अनगिनत हल हैं। अनगिनत हल कब होते हैं? जब रेशियो सभी बराबर होते हैं, यानी कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो, तब अनगिनत हल होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ को रख के देख लेंगे। तो यहाँ a1 का मान 1 है बाई a2 का मान 5 है बराबर b1 का वैल्यू 2 है और v2 का वैल्यू k है, और यहाँ 3/15 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो k बराबर 10 आ जा रहा है। ठीक है, k बराबर 10 यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो भी द्विघात समीकरण उसको बताना। द्विघात समीकरण कैसा होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस रूप में अगर कोई है तो द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में x⁻³ है और बायां साइड में x⁻³ नहीं है, इसीलिए ये जो है कैंसिल नहीं होगा, और x⁻³ अगर रहे तो वो द्विघात नहीं होता है। बी ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ पे तो लेफ्ट साइड में x² आ जा रहा है और राइट में x² नहीं आता, इसलिए यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो इस रूप में आ जाएगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। ठीक है, तो बी ही इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस r बराबर 0, p इज़ नॉट इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो एक समीकरण यहाँ पे आपको दिया हुआ है px² qx प्लस r बराबर 0, इसके मूल बताना है। तो मूल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? -b प्लस माइनस √(d/2a)। तो चलिए यहाँ पे भी मूल हम लोग निकाल लेते हैं। x बराबर -b, तो b का वैल्यू क्या है? जो x के साथ है, तो माइनस तो लगेगा ही, b का वैल्यू q है, प्लस माइनस √(b²), तो b का वैल्यू जो है वो q है, तो q² माइनस 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू p है, इंटू c का वैल्यू r है, बाई 2a, 2 इंटू a वैल्यू जो है वो p है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ये करेक्ट है। -q, तो b में दिख रहा है प्लस माइनस q² माइनस 4pr/2q, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जा रहा है। इस तरीके से आप जो है प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व कर लें और इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं उनको भी आप सॉल्व कर लें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूलों की प्रकृति d पर निर्भर करती है, और d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, b का वैल्यू कितना है? 6 है, तो 6² माइनस 4 इंटू a इंटू c का वैल्यू 1 है। सॉल्व करेंगे, 6 चौक 36 माइनस 6 गुना 4 24 गुना 1 24 हो जाएगा, 12 आ रहा है। तो 12 क्या है? 0 से बड़ा है। जब d का मान 12 से बड़ा हो तो वास्तविक और असमान होते हैं। ठीक है, वास्तविक और असमान, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग क्या है? तो मूलों का योग हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, शून्यकों का योग फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, जो फार्मूला है उसको उससे भी निकाल सकते हैं। तो b का वैल्यू यहाँ पे -18 है, तो माइनस इंटू -18
बाई ए का वैल्यू 3 है, तो 18/3 यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि कौन सा कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए। तो कहा जा रहा है अगर अल्फ़ा का वैल्यू अगर m है तो बीटा का वैल्यू 1/m है, क्योंकि ये जो मूल है इसके वो क्या है, तो व्युत्क्रम है, यानी कि जब गुना करेंगे दोनों को, m को और 1/m को, तो दोनों का गुणनफल 1 आएगा, यानी अल्फ़ा बीटा बराबर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे करके आपको देखना है कौन से कंडीशन में ये वेरीफाई होता है। देख लेना यहाँ पे क्या कहा है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो अल्फ़ा बीटा हम लोग निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा में गुणनफल क्या होता है, c/a फॉर्मूला होता है। यहाँ c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू c ही है और a का वैल्यू भी a ही है, तो c/a बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसीलिए c बराबर क्या होना चाहिए, a, तो a बराबर c या c बराबर a, जो ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, समांतर श्रेणी 1/2, 1, 3/2 और 2 का 15वां पद क्या है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो T15 आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, a + 14d। ठीक है, a + 14d। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 1/2 दिया हुआ है प्रथम पद, प्लस 14 गुना d, तो d देखिए कितना का अंतर है, 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ। ठीक है, d का वैल्यू हाफ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ प्लस ये इससे कट जाएगा कितना, 7, 7 गुना 1 7, तो 7 प्लस हाफ यानी कि 7.5। ठीक है, तो 15/2 हो जा रहा है। 15/2 ऑप्शन बी में है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, जो नहीं है उसको बताना है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को पहले 5 है, फिर 4.5 है, फिर 4 है, फिर 3.5 है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं हर एक में डिफरेंस जो है वो इक्वल नज़र आ रहा है, इसीलिए समांतर श्रेणी है। अगला क्वेश्चन सी को देख लेते हैं। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 6 20 और 20 में 6 26। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए और सी दोनों समांतर श्रेणी। डी को देख लेते हैं, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है। ये दोनों के बीच का अंतर 6 है, जबकि ये दोनों के बीच का अंतर 5 है। सबका अंतर एक ही होना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी ही जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 शार्व अंतर 3 है -3 है, तो इसके प्रथम 12 पदों का योग क्या है। तो यहाँ पे आपका देखिए a का मान 9 दिया हुआ है, d का मान -3 दिया हुआ है और n का वैल्यू 12 दिया हुआ है। इसको आपको सॉल्व करना है, S12 फाइंड करना है। तो S12 आपको पता होगा, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d फार्मूला होता है, उसको यहाँ पुट करेंगे तो n/2 तो 12/2 हो जाएगा, 2 × a 9 प्लस n-1, तो n-1 12 - 1 11 हो जाएगा, इंटू d, तो d का वैल्यू -3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6 आ गया, 9 दूना 18 यहाँ हो गया, और यहाँ आपका 11 - 3 तो -33 हो गया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 18 - 33 यानी कि -15, तो 6 गुना -15 बराबर -90 आता है, तो -90 इसका करेक्ट हो जाएगा। -90 जहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को, समांतर श्रेणी 17, 34, 51 का कौन सा पद 170 है। तो आपको Tn 170 दिया हुआ है, आप लोग जानते हैं Tn बराबर a + n-1 इंटू डी होता है। इसमें आपको Tn का वैल्यू दिया है 170, रख लेंगे 170 बराबर a यानी कि 17 प्लस n-1 नहीं पता है, n-1 ही रहेगा, इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो 17 है, क्योंकि 17 के बाद 34 है, फिर 51 है, 17 का अंतर है, तो डी का वैल्यू 17 हो गया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 170 - 17 बराबर n-1 इंटू 17 हो जा रहा है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए तो 170 में 17 घटाएंगे तो 153 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 17। ठीक है,
अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 17 इधर नीचे आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 इक्वल टू आपका मिल गया n-1, इसीलिए n बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, n का मान 10 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 32 को भी सॉल्व कर सकते हैं। समांतर श्रेणी 51, 48, 45, इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते 6 आ जाता है में पदों की संख्या कितनी है? तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे Tn जो है 6 दिया हुआ है, सेम इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। a प्लस n-1, a का वैल्यू 51 है, प्लस n-1 या रख लेंगे इंटू डी का वैल्यू कितना है? 48 में 3 घटा तो -3 हो रहा है, तो ये सारबंतर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 51 बराबर -3 गुना n-1। इसको सॉल्व करके देखिए तो कितना? -45 बटे -3, -45 बटे -3 बराबर n-1 हो जाएगा, यानी कि 15 बराबर n-3, यानी n बराबर 16। ठीक है, तो n का मान 16, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है? तो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये सब विषम संख्या है। लास्ट में 49 आएगा। कितनी विषम संख्या? मतलब n का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया है, तो उसी प्रकार से 49 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? तो 2, 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा डी का वैल्यू। इस तरह से इसको सॉल्व जब करते हैं तो देखिए 49 - 1 करेंगे तो 48, 48 बटे 2 हो जाएगा बराबर n-1। ठीक है, अब 48 बटे 2 जो है 24, 24 और 1 25, तो n का मान 25 हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 34 को। समकोण त्रिभुज, यहाँ पे दिया हुआ समकोण त्रिभुज ABC में B जो है वो 90 डिग्री है। तो चलिए इसको बना के देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से एक त्रिभुज बना लिए, B जो है समकोण है। ठीक है, और AB का मान √15 दिया हुआ है, BC का मान 1 है, AC का मान 4 है। ठीक है, तो tan A का मान क्या होगा? तो tan A जो है यहाँ पे अगर यहाँ का एंगल निकालते हैं तो ये जो है BC इसका लंब बन जाएगा और AB जो है आधार बन जाएगा। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब बटे आधार होता है। लंब कितना हो जाएगा? BC, और आधार क्या हो जाएगा? तो AB। अब BC कितना है? तो BC का मान 1 है, आधार कितना है? √15 है, 1/√15, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कोसेक थीटा बराबर k, तो कोस थीटा का मान क्या होगा? जब कोसेक थीटा बराबर k है तो 1/sin थीटा बराबर भी k ही होगा। ठीक है, यानी कि 1/sin थीटा बराबर k हो गया। तो इसीलिए साइन थीटा का मान कितना हो गया? तो साइन थीटा बराबर 1/k हो गया। अब आपको कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे √1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा का 1/k है, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/k स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा k स्क्वायर -1 बाई, या जो है रूट हट जाएगा नीचे, k आ जाएगा, तो √k स्क्वायर -1 बाई k। ठीक है, ये ऑप्शन किस में है देख लेते हैं। ऑप्शन बी में ये है, k स्क्वायर -1 बाई k। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को। 1/sec थीटा का मान दिया है, निकालना है आपको। 1/sec थीटा किसके बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 गुना cos थीटा बाई 1 सॉल्व करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेंगे। cot थीटा इंटू tan थीटा क्या है? तो cot मतलब हो गया cos x बाई sin x फॉर्मूला, इंटू tan x मतलब होता है sin x बाई cos x। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, कितना आया? 1। तो एक ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। कॉस थीटा बराबर 1/2 तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। जब कॉस थीटा बराबर 1/2, कॉस थीटा बराबर 1/2 है तो कॉस कितने डिग्री का मान हो जाएगा ये, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो कोसेक 60 डिग्री का मान आपको बताना है कितना होता है। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू अगर ज्ञात हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो साइन में कर लेंगे 1/sin 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान आप लोग जानते होंगे √3/2 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, 2/√3 ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को भी सॉल्व कर लेंगे। थीटा = 45 डिग्री अगर दिया है तो शेक 45 प्लस कोसेक 45, थीटा का मान दिया हुआ इसलिए क्या हो जाएगा इसका मान, तो सेक 45 का वैल्यू होता है, यहाँ पे लिखेंगे एक बार, सेक 45 प्लस कोसेक 45। तो सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, अगर नहीं पता हो तो कॉस में चेंज कर लेंगे, 1/cos 45 प्लस कोशेक का साइन 1/sin थीटा, तो साइन 45। अब cos 45 का 1/√2 होता है, तो 1/1/√2 यानी कि √2 हो गया, प्लस इसका भी √2 हो जाएगा, तो √2 प्लस √2 2√2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी को करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 में है √3 tan थीटा या tan a - 3 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि tan a बराबर 3/√3। जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो √3 आता है, यानी कि tan a बराबर √3, तो tan a बराबर √3 कितने डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू है, तो a बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या है, तो सेक 35/कोसेक 55 का होल स्क्वायर। तो सेक 35 को हम लिख सकते हैं शेक 90 - 55 बाय जो दिया हुआ है कोसेक 55 का होल स्क्वायर में आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक 90 - थीटा होता है, सेक 90 - थीटा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक 55 बाय कोसेक 55 का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो है एक दूसरे से कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्या है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो सबका मान एक बार लिख लेते हैं। cos 45 1/√2 होता है, cot 45 का 1 होता है, साइन का 0 होता है, cos 60 डिग्री का 1/2 होता है। तो सबसे अधिक बोला गया है, तो ये देखिए हाफ है, ये 0 है, ये 1 है, 1 ही सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये जो मान है ये 1 से छोटा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। साइन 30 डिग्री, आपको पता होगा कि साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आगे पीछे कर दिया, जब माइनस इसको गुना कर देते हैं हम तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा -1 दिया है तो क्या हो जाएगा, इस माइनस को इधर ले जाइए आप, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 को। 1 - सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 - सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 - सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा गुना यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जा रहा है, बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब आगे पीछे थोड़ा सा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन
स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो है ब्रैकेट के अंदर ये साइन स्क्वायर थीटा ही होता है फॉर्मूला में, तो ये इससे कट जाएगा तो -1 आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा। तो साइन अल्फा का साइन अल्फा लिख लिए, इंटू कॉट अल्फा का हम लिखेंगे कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। अब साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो कॉस अल्फा इसका आ गया, यानी कि कॉस अल्फा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जा रहा है। अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे, थीटा बाई 5 बराबर 12 डिग्री, यानी थीटा बराबर 12 पंचे 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री। आपको 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। तो 3 का 3 हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री का 2/√3 होता है, 2/√3 इसका स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुने 4/3, ये इससे कटेगा तो 4 आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेंगे हम लोग, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो देख पा रहे हैं कि साइन एक्स बराबर, साइन स्क्वायर एक्स को राइट साइड में ले जाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब देखिए साइन एक्स बराबर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन क्या था, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 4x। जब इसको सॉल्व करते हैं देखिए साइन कॉस स्क्वायर एक्स के बदले साइन एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 4x का जो है वो हो जाएगा साइन टू दी पावर 2x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तब देखिए साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्वेश्चन में ही दिया है 1, तो 1 आ गया, इस तरह से 1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर है। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3 के बराबर जो है वही आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला कॉट 30 डिग्री, ये भी नहीं होगा। तो सेक 30 डिग्री का मान देख लेते हैं, इसका 2/√3 होता है। सेक का जो वैल्यू है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। अगले प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x है। तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ दिए इसको। अब यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान x दिया है, तो यहाँ पे हम इसको x लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x, क्योंकि ये जो x है इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो हमें 1/x मिल गया। तो जब माइनस में है तो x आया, जब प्लस में है तो 1/x आया, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए जो क्वेश्चन में दिया है, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कॉट थीटा कट जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा बराबर राइट साइड में x प्लस 1/x हो जाएगा। तो हम फाइनली हमें क्या मिला, 2 कोसेक थीटा बराबर x प्लस 1/x। अब हमें ज्ञात क्या करना था, कोसेक थीटा, तो 2 को उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर ब्रैकेट x प्लस 1/x, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसको पहले मिटा लें, क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस 1/x। अब इसको सॉल्व करके जो भी आए वो आंसर हो जाएगा। देखते हैं, 1/2 x गुना x स्क्वायर प्लस 1/x, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक सॉल्व कर लिया है।
और अगले प्रश्न को, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है जिसके चलते हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।